हाँ, बीकॉम सेकंड ईयर हिंदी माध्यम के छात्रों, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में एक बार आपका स्वागत है। जैसा कि आपको थोड़ा बहुत पता है, वी आर इन द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत गणना कैसे की जाती है, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रोसेस हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से शुरू है। इसके पहले भी मैंने तीनों गणित आपको दिया था। एवरी टाइम आई डिक्टेड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन व्हाइट बोर्ड एंड देन सॉल्यूशंस विल बी देयर। द सेम प्रोसेस आज भी मैं अडॉप्ट कर रहा हूं। आज इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर में आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के पहले मैं एक बार रफली इसको रीड कर लेता हूं, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि भाई हाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। Look here, the Mr. Ashok is a owner of two houses. First house he occupied for self-residence and other is let out. उसने कहा है कि मिस्टर अशोक दो मकानों का स्वामी है, जिसमें से पहला मकान वो खुद के रहने के लिए उपयोग में लाता है और दूसरा जो मकान है वो उसने किराए से दिया हुआ। Following are the details, और उसका विवरण इस प्रकार है। The table explain the particulars house 1, house 2. House 1 ऑलरेडी इसका ऊपर से संबंध है। फर्स्ट हाउस ही ऑक्युपाइड फॉर सेल्फ रेसिडेंस, इसीलिए यहाँ पर ये लिख करके आना ही चाहिए। ये आपका रिक्वायरमेंट अब नहीं चलेगा। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर फर्स्ट सेकंड हाउस दिया था, बट कौन सा हाउस सेल्फ रेसिडेंस था, कौन सा लेट आउट था, हमने कैसे पहचानना। वो जब ब्लाइंड प्रॉब्लम्स आएगा तब की बात अलग है। तब उसका सिंपल वे होता है कि द एनुअल वैल्यू इज लार्जर विल बी सिलेक्टेड फॉर सेल्फ रेसिडेंट। बट वैसी सिचुएशन आपको बीकॉम सेकंड ईयर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में शायद ही आएगी, शायद ही। तो यहाँ क्लियर है, ये सेल्फ रेसिडेंस है, ये लेट आउट है। और अब उसकी वैल्यू दी है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल टैक्स एंड सो ऑन। According to these instructions, now we will start solution. I think you must be ready to understand the numerical problem. Look here. देखिए इधर, ये सॉल्यूशन है। हेडिंग मस्ट बी देयर। विदाउट हेडिंग आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आंसर नहीं माना जाता, बिकॉज आपने क्या कैलकुलेट किया है। ये फंडामेंटल थिंग्स है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, गृह संपत्ति से आय की गणना, बट किसकी? आप मिस्टर अशोक। और कौन से साल की? फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। पर्टिकुलर्स हाउस 1, house 2. Here is the two types of method has been adopted by the numerical solvers. जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं वो दो प्रकार की मेथड यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं। ये पसंद अपनी ख्याल अपना वाला मामला है। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले पूरी हाउस 1 की पूरी इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में हाउस 2 की कंप्यूट करते हैं। मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का आदमी हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कम समय में बट ऑथेंटिक, नॉट इलीगल, और अपना आंसर सीधा सीधा आ जाए। कंपेयर करने में आसानी जाती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर हाउस 1 रुपीस, हाउस 2 लेट आउट, क्लियर लिखा हुआ है। फर्स्ट हाउस इज फॉर सेल्फ रेसिडेंस, हाउस 2 इज लेट आउट। नाउ वी विल स्टार्ट। एक तो दो चीज आप अडॉप्ट करो। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वी गो वन बाय वन। अदरवाइज सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या लिखा है वो थोड़ा बाद में देखना। पहले अपना जो फार्मूला सेट है 4 एनुअल वैल्यू का, उसको ठोक देने का, लिख देने का पहले। बाद में हम फाइंड आउट करेंगे कि विच आइटम्स आर अवेलेबल इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड विच इज मिसिंग। तो प्रोसीजर क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू, it will be compared with fair rent value. Municipal value, first house 3 lakh, second house 350. But you must keep in your mind, whenever the house is utilized for self-residence purpose, there will be no annual value in any condition. यदि कोई मकान जो खुद रहने के लिए, स्वयं निवास के लिए उपयोग में आता है, उसका एनुअल मूल्य ही 0 होता है। इसीलिए प्रॉब्लम में लिखा रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम में लिखा है इसका मतलब आपको लिखना है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस का एनुअल वैल्यू 0 होता है। किसी ने आपको जबरदस्ती लिखवाया
तो भी लिखना नहीं है। जैसे हियर द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस वन इज गिवन बट डैश और the accurate way is we should write here nil, because the municipal value of self-residential house will always nil, but it is not applicable for house 2 because it is let out, hence the full value will be here 3,50,000. It will compare with fair rent value again self-residential house, दोनों available in the numerical problem। भले ही गणित में लिखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर आपने बरोबर कहा था कि म्युनिसिपल वैल्यू सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस की लिखते नहीं है, फेयर रेंट वैल्यू नहीं लिखते हैं, स्टैंडर्ड रेंट नहीं लिखते हैं, उसका एनुअल वैल्यू नहीं निकलता है। लेकिन हम क्या करें, गणित में दिया था तो हमको लगा लिखना पड़ेगा, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं गणित में तो लिखा रहेगा ही, क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू नहीं होती है ऐसा नहीं है। हाउस की म्युनिसिपल वैल्यू होती है बिकॉज नगर पालिका विल चार्ज द नगर पालिका टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स भी देना होता है मकान मालिक को, लेकिन यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स का कैलकुलेशन नहीं है, एनुअल वैल्यू का भी कैलकुलेशन टेक्निकली है, लेकिन आपको बेसिकली फाइंड आउट क्या करनी है, हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और स्वयं के निवास से कभी भी इनकम होगी ही नहीं, होगी तो नुकसान होगा, और वो कैसे होगा आज के गणित में आपको दिखाई देगा। अभी तक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मैंने ऐसा कोई टर्म्स नहीं दिया था जिससे पता चले कि व्हाट इज द लॉस फ्रॉम सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस, बट इन दिस प्रॉब्लम देयर इज वन आइटम एंड दैट्स व्हाई when we will complete the whole numerical problem, answer will get here the some loss from self residential house, that we will discuss later on. Municipal value, self house, self residence nil, fair rent nil, but here 3 lakhs. Close both the items immediately and write another sentence whichever is more. बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, थोड़े में लिखो which is more. which is more का मीनिंग है ये दोनों वैल्यू में से जो ज्यादा है। एब्सोल्युटली सेल्फ रेसिडेंस का तो नील आएगा क्योंकि वहां पर कोई वैल्यू है ही नहीं, बट हियर इज 350 एंड 3 लाख, व्हिच एवर इज मोर, बड़ा आंकड़ा कौन सा है, 3,50,000, therefore here is 350. Our traditional method says the municipal value or fair rent value, whichever is more, will compare with standard rent. Luckily, this items is not available in the numerical problem. Therefore, which is less. अब because यहाँ पर नील है इसलिए कुछ भी नहीं आएगा, ये गड़बड़ी नहीं करने का। सपोज यहाँ पर यदि 50,000 रहा होता, so then we will write here whichever is less, whichever is less. अब here is a whichever less मतलब only single आंकड़ा है, आपको कंपेयर करने कुछ है क्या, नहीं है। जब कंपेयर करने कुछ नहीं है तो ये जैसा है ये वैसा का वैसा आएगा। दूसरी सलाह ये है कि जब आप अच्छे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना सीख जाओ तब जो आइटम है नहीं उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बिकॉज आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, आप कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, सर स्टैंडर्ड रेट आ गया था आपने 2 गणित में नहीं लिखाए थे, तब मैं क्या करूंगा, पूरी टर्म लिखने का, जो है उसका यूज करो, जो नहीं है उसका यूज मत करो। बट यहाँ पर आपके कई गुरु लोग आपको बोलेंगे कि जब आपने दोनों लिखा तो यहाँ पर नील है और कंपेयर कर रहे हो दोनों में से, तो दोनों में से कम कौन सा है, तो कम तो वैसे नील है, तो फिर आपने नील लिखना था। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नील रहा, इसका मतलब यहाँ सिंगल आंकड़ा है, अभी आपको कंपेयर करने के लिए नहीं है। बट यहाँ पर 2 रुपए, 4 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए यदि कुछ भी रहता है तब नो डाउट which is less. Now it will compare with actual rent received. Now look here, actual rent received मतलब वास्तविक किराया प्राप्त। अबे वास्तविक किराया उसी मकान से मिलता है जो किराए से दिया है, आपके सेल्फ रेसिडेंस से आपको मिलने वाला नहीं है। और गलती से गणित में लिख के आएगा तो भी लिखना नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया है सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस का एनुअल वैल्यू ही नहीं होता फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल वैल्यू नहीं होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तो है ये हम गणित में दिख रहा है, बट हमारी कैलकुलेशन के लिए वो नहीं होगा। बट हियर 325 इन द बिगिनिंग ऑफ द माय लेक्चर, जब सबसे पहला शुरुआत मैंने लेक्चर्स लिया था, तब उसमें सारा टेबल आपको बढ़िया एक्सप्लेन किया हूँ। न समझ में आए तो एक बार वो वीडियो फिर से देखने का। अब यहाँ लिखेंगे हम विच इज वो, कल का आपको प्रॉब्लम याद होगा, इसके पहले का ही वीडियो आप देख लीजिए जिसमें 50% हाउस इज यूटिलाइज फॉर सेल्फ रेसिडेंस एंड 50% फॉर लेट आउट में ये चारों टर्म्स आई है। तो क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड व्हिचएवर इज मोर will compare with standard rate if available, whichever is less, and lastly it will compare with actual rate received, that will be the items of house which is let out and whichever is more। अब ये दोनों में से ज्यादा कौन सा है, तो 3,50,000। now which is more is equal to, this is gross annual value, now gross annual value, actually it is a part of annual value, then next process less municipal tax paid by owner। many times कई बार गणित में लिख के आता है, कई बार लिख के नहीं आता है, यदि प्रॉब्लम साइलेंट है, जैसा कि ये प्रॉब्लम यहाँ क्या बोला, म्युनिसिपल टैक्स पेड, किसने पेड किया, दिया है क्या नहीं दिया, तब हमें अज्यूम करना है ये अशोक ने पेड किया। जब तक किराएदार ने पे किया ऐसा वर्ड नहीं आता तब तक आपने ये नहीं मानना, क्योंकि नगरपालिका टैक्स पे करने की लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी किराएदार की नहीं है, वो रहती मकान मालिक की। तो दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, लेकिन किराएदार का नाम दे दिया है, तब आपको ये म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पर माइनस करना नहीं है। और वैसे भी बिकॉज सेल्फ रेसिडेंस का देखिए पूरा क्लीन आ रहा है, कोई एनुअल वैल्यू नहीं, कोई उसकी ग्रॉस वैल्यू नहीं, कोई म्युनिसिपल टैक्स उसका माइनस नहीं हो रहा, बट इट इज एप्लीकेबल हियर इन द हाउस व्हिच इज लेट आउट। क्या कर रहे हैं हम, लेस कर रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, हियर इज द नील, बट यहाँ 350 में से 75 गया तो ये आ गया 2,75,000। दिस इज नेट एनुअल वैल्यू। ओके, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आप हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी गणित ले लो, छटाक भर का भी गणित रहेगा तो भी ये इतना करना ही है। और दूसरी बात, ये हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम जितना आपके लिए वरदान है उतना भी शाप है। इसमें से एक भी आपका आंकड़ा गलत हो गया और यदि आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही रॉन्ग हो जाता है तब आपको मार्क 0 ही मिलने हैं, आपको एक भी मार्क मिलेगा नहीं। सो प्लीज बी अलर्ट। इसीलिए ये जो नियम है इसको आप बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह याद कर लीजिए और प्रॉब्लम्स में इसको यूटिलाइज कीजिए। नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस आएगी लेस। यहाँ पर बेसिकली 2 आइटम्स आपको माइनस करनी है, लेकिन 2 ही होंगी, ज्यादा नहीं होगी ऐसा नहीं। लेकिन 99% बीकॉम सेकंड ईयर का जो सिलेबस फ्रेम किया हुआ है उसमें आपको मैक्सिमम टाइम आपके किस्मत खराब रहेंगे तो तीसरे आइटम माइनस की आएगी, अदरवाइज यहाँ 2 आइटम माइनस होती है। उसमें पहली आइटम है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दी हो तो भी, न दी हो तो भी, कम दी हो तो भी, ज्यादा दी हो तो भी, एक चीज ख्याल रखना है, whenever you will calculate the income from house property, no expenses, no any types of whatsoever it may be, the insurance premium, repair of house, denting of house, painting of house, नल दुरुस्ती, पाइप दुरुस्ती, बाथरूम दुरुस्ती हो सकती है,
उसके खर्चे भी प्रॉब्लम में दिए रहेंगे, और बल्कि आपको और कंफ्यूज करने के दिया रहेगा ये सब खर्चा मकान मालिक ने किया। तब आपको याद रखना है कि जो फ्रेमवर्क मैंने आपको बना करके दिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, उसमें किसी प्रकार के कोई एक्सपेंडिचर्स के लिए वे नहीं, रास्ता नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल प्रॉब्लम है पूरे एंटायर बुक में जो इनकम टैक्स की है, जिसमें एक एग्रीमेंट हो रहा है किराएदार के साथ में, और उस किराएदार के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी लैंग्वेज मैं काफी पहले से आपको बता दे रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके अनुसार नगर पालिका टैक्स किराएदार चुकाएगा और कुछ खर्च जो है वो मालिक ने उसके साथ किया है। वो एक्सेप्शनल केस है जब वो एनुअल वैल्यू में से माइनस होता है, वो एग्रीमेंट के तहत है। अदरवाइज कोई भी एक्सपेंडिचर माइनस होता नहीं है। उसके बदले में इनकम टैक्स अथॉरिटी ने सीधा बोल दिया है ओनर को कि जो आपका एनुअल वैल्यू निकल रहा है उस पर आप 30% डिडक्शन ले लीजिए। ये आपको पता होना चाहिए कि मान लो आप मकान के मालिक हो, आपने किसी को मकान किराए से दिया, तो किराए से देने के बाद में वो मकान खराब भी तो होगा कि नहीं होगा कभी ना कभी, तो वो किराएदार आपको बोलेगा भैया इसकी पेंटिंग करा के तो दो, डेंटिंग करा के तो दो, नल तो दुरुस्त करा के दो। तो आपके पास दो ही रास्ता है, आप एक तो उसको बोलेंगे तो वो रहना है तो रह, मैं दुरुस्त नहीं करता छोड़ के जा। अब वो जब तक बेचारा सहन करना सहन करेगा, आफ्टर ऑल मकान खाली कर देगा, चले जाएगा। फिर तुमको इनकम होगी क्या? नहीं होगी। जब तो सुधारोगे ना, फिर आप गवर्नमेंट को बोलोगे कि साहब ये मकान से हमको किराया तो मिला है, आप उस पर टैक्स लगेगा। मकान किराए से देना आसान काम नहीं है, सब चोरी छुपके करते हैं लोग, बात अलग है। अदरवाइज रेंट पे जब हाउस देते हैं तो रेंट जो मिलता है वो टैक्सेबल है, उस पर इनकम टैक्स देना ही पड़ता है, तो लोग छुपाते हैं। अब कई लोग रेंट अच्छा खासा 2.75 मिल गया तो इनकम टैक्स ऑफिसर को बोल सकते हैं साहब मकान तो पुराना था, किराएदार रह रहा था, तो मैंने उसके डाक डुगी के ऊपर, डेंटिंग पेंटिंग के ऊपर, मरम्मत पे 2,75,000 तो खर्चा कर दिया, अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। ऐसा लोग करने लग गए थे। ये इनकम टैक्स अथॉरिटी के ध्यान में आया, तब इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि भाई साहब आपको खर्चा करना है करो, नहीं करना है मत करो, जबरदस्ती का झूठ मत बोलो, इतना कोई खर्चा करता नहीं है। तो उन्होंने सीमा बांध दी, आप खर्च करो तो भी, ना करो तो भी आपके एनुअल वैल्यू के 30% आपको कंपलसरी डिडक्शन मिलेगा, और वो भी सेल्फ रेसिडेंस में नहीं। ये देखिए सेल्फ रेसिडेंस कितना बढ़िया है, पूरा का पूरा नील फुक्कट के मार्क वाला कॉलम है, बट यहां पर आपको 30% आप किस्त 2,75,000 के 30% निकालना पड़ेगा। इसका 10% हो गया 27,500, तो 30% कितना? 15 की 5 हासिल का 1, 3 7 3 22 2 3 नीचे 2 8, 82,500। चेक करो एक बार, यह माइनस होगा 82,500, and the second minus is equal to very important thing, that is the interest on loan taken for construction of house। ये वो आइटम्स है जो आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहली बार मैं दे रहा हूं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में ये ट्रांजैक्शंस नहीं आया था, तो इसके पहले हमने जो तीनों प्रॉब्लम्स किए उसमें आपको सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस से इनकम नील दिखी है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट से आपको इनकम दिखी है। देखिए अब देखिए यहाँ क्या होगा कि सेल्फ रेसिडेंस का ये तो सारा का सारा नील आ रहा, लेकिन मिस्टर अशोक ने इन दोनों मकानों को बनाने के लिए जो कर्जा लिया था उस कर्ज पर जो ब्याज चुकाया है वो ब्याज का डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है। बट ख्याल रखें दिस यहाँ इंटरेस्ट का डिडक्शन से मिलेगा, लोन का नहीं। एंड मोर ओवर इंटरेस्ट मस्ट बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन ओनली। कर्जा किसी भी काम के लिए ले, क्योंकि आपके गणित में अक्सर ऐसा आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं
कि मिस्टर अशोक ने अपने लड़की की शादी के लिए लोन लिया और उसका ब्याज चुकाया 50,000 रुपए, तो ये पहले मकान की या दूसरे मकान की इनकम में से माइनस होगा क्या? उत्तर है नहीं। किसी भी प्रकार का ब्याज हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से कभी माइनस नहीं होगा, सिर्फ एक ही ब्याज माइनस होगा और वो ब्याज है द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन ऑफ दीज हाउसेस। इन मकानों की निर्माण कार्य, नया मकान बनाना या उसका जीर्णोद्धार करना या मरम्मत करना या डाकबुकी करने के लिए यदि उसने कर्जा लिया है तो कर्ज की परतफेड़ जो कर रहा है, कर्ज का जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, वो माइनस नहीं होगा, ओनली इंटरेस्ट। लकीली हियर इज द इंटरेस्ट पेड किया है, लोन पर किया है, लोन मकान कंस्ट्रक्शन के लिए किया है, ऑल द कंडीशंस आर अलाउड। लोन व्यक्तिगत काम के लिए नहीं है, लोन लड़के लड़की की शादी के लिए नहीं है, लोन कोई फंक्शन के लिए नहीं है, लोन है मकान बनाने के लिए। और पे क्या किया? इंटरेस्ट। कितना? यहां पर 50,000, यहां पर 75,000। Now here is one rule. As far as concerned the let out house, जहां तक लेट आउट हाउस का संबंध है, लोन पर चुकाया गया ब्याज 2 लाख रुपए तक माइनस हो सकता है। कितने रुपए तक? 2 लाख रुपए तक, वहां पर भी यहां पर भी। लेकिन यदि ये लोन ओनर ने मकान के कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि रिनोवेशन यानी सुधार करने, मरम्मत करने, नवीनीकरण करने, जीर्णोद्धार करने, फर्क है दोनों में। मकान बनाना, मकान का जीर्णोद्धार करना। यदि ये इनमें से कोई भी वर्ड यहां लिखा रहता है, ख्याल रहे इसका असर लेट आउट हाउस पे नहीं पड़ेगा। उसकी लिमिट मैक्सिमम 2 लाख है, वो 2 लाख रहेगी। कंस्ट्रक्शन लोन है तो भी 2 लाख मैक्सिमम, रिनोवेशन है तो भी मैक्सिमम। बट इफ सपोज द हाउस इज सेल्फ रेसिडेंस, हियर यहाँ लिमिट है। यदि कंस्ट्रक्शन है तो 2 लाख तक अलाउ है। बट इफ सपोज ये रिनोवेशन होता है या मरम्मत होता है या रिनोवेशन है तब ये 30,000 होगा। थोड़ा तो समझना पड़ेगा, बिकॉज इनकम टैक्स है, सब कुछ रेडीमेड परोस के मिलने वाला नहीं। एंड दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। हम आपकी दिक्कत भी समझ रहे हैं, आप हमारी दिक्कत समझो और दोनों एक दूसरे की दिक्कत समझो। थोड़ी बहुत किताब भी पढ़ो, इंटरनेट वगैरह आप चेक करते हैं तो अच्छे काम के लिए चेक कीजिए, ओके। बट हियर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, इसीलिए फीस थी 50,000 होगा। नाउ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज ओवर। अब देखो हम क्या निकालेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब दिस इज द फर्स्ट हाउस। कोई तो भी एनुअल इनकम है क्या? नहीं है। नेट एनुअल इनकम तो भी है क्या? नहीं है। मतलब हाउस में इनकम है नहीं। ये जो है दिस इज नॉट द इनकम, बिकॉज वर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेड किया हुआ है, डिडक्शन है, माइनस है, माइनस है, कोई अमाउंट पहले से नहीं है, ये अमाउंट यहां माइनस में आया। Whenever your answer is in minus, it indicate loss from house property. जब किसी मकान के कैलकुलेशन में फाइनल आंसर आपका माइनस में आ जाता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि वो मकान संपत्ति से नुकसान, मकान संपत्ति से हानि, ऐसा हिंदी में बोला जाता है। बट आपको हिंदी में तो आंसर छोड़ाना ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलना सीखो मेरे जैसा। इट इज दो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने लिखा, अभी भी मेरा
पूरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, बट ये माइनस में आया, इट मींस इट इज अ लॉस। नाउ हियर 275 में से ये दोनों घटाना है, तो 275 में से 75 तो वैसे ही गए, तो 2 चले गए, अब बच गया 82,500, तो ये आएगा 1,17,500। चेक करो आप, 1,17,500। इसको फिलहाल 2 लाइन खींच के बंद कर दो। हमने लिखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या माइनस है, या माइनस का सिंबल है क्या? नहीं, व्हाई नॉट? बिकॉज टोटल इनकम 275 में से खर्चे कम थे, तो ये पूरे घट गए, घटने के बाद बची हुई इनकम। देयरफॉर फ्रॉम लेट आउट हाउस देयर इज ए इनकम, फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस देयर इज ए लॉस। सो व्हाट एक्चुअली आर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? तो मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया है, इसके नीचे एक लाइन और आएगी, और वो एक लाइन आपको लिखनी है। एक सेकंड, मैं बीच में आपको बता दे रहा हूं क्या लिखना है। यहां पर अब आएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, उसके नीचे की लाइन में बोल रहा हूं, ना समझ में आया तो नहीं छोड़ दीजिए, बिकॉज योर आंसर इज लोअर। वो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वही वैल्यू आपका मार्क यहां पर काटेगा, अदरवाइज इट इज वेरी क्लियर व्हेन यू मार्किंग हियर द माइनस, it means it is a loss from house property and it is 117,500. so यहाँ पर 1,17,500 income minus 50,000 loss, therefore 500 7 11 में से 5 गया 6। this is नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बार बार देखना, नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। थैंक यू। हाँ डियर स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को छुड़ाते समय एक मेरा से टेक्निकल प्रॉब्लम्स गलती हुआ है। वो प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैंने म्युनिसिपल टैक्स पेड 10% ऐसा लिखा हुआ है, आप उसको इग्नोर करो, उसके जगह पे आपको लिखना है म्युनिसिपल टैक्स पेड हाउस 1 50,000, हाउस 2 75,000। प्लीज जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको वीडियो में दिख रहा है उसके हिसाब से ये सॉल्यूशन गलत है, तो कहीं पर किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं रखने का कि सर 10% तो 75 नहीं होता है, रॉन्गली वो 10% उधर लिखने में आ गया है। वो वैल्यू जो ओरिजिनल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें म्युनिसिपल टैक्स पेड हाउस 1 50,000, हाउस 2 75,000, बिकॉज फर्स्ट हाउस इज सेल्फ रेसिडेंट देयरफॉर नील, एंड सेकंड हाउस की नगर पालिका टैक्स वैल्यू इज अवेलेबल, दो द 10% यू इग्नोर, वहां 50 और 75 पढ़ना है उसको। जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन पेड किया है वही उसी के जैसा आइडेंटिकल अमाउंट नगर पालिका टैक्स का भी है। थैंक यू।